हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे जवानों, बेटे आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा रिवाइज करके भी आए हैं, ठीक है। आर्यन कल नहीं आया था बेटे, क्यों भाई? वाह वाह, टी शर्ट लाने के लिए छुट्टी। ये मामा के गया था, फिर लौटने लग गया ये, मेरे को नए कपड़े दिलाओ जब भी जाऊंगा मैं। अरे डट जाओ भाई, डट जाओ। मामा का नाम लेते ही ऐसे गुस्से में आ जाते हैं कि तेरे को कैसे टी शर्ट दिला दी है। वो तो परमानेंट ही गया भाई। हर्ष क्यों नहीं आ रहा 2 दिन से? हैं? वो भी मामा के गया तो जम्मू किस लिए? टी शर्ट लेने जम्मू। चलो खैर, ये तो सही है। और इधर से कौन नहीं आया है? खुशी नहीं आई। और तुमने यार लड़के का नाम बदनाम कर दिया है, हैं? चलो खैर जवानों, हम लोग टॉर्क पढ़ रहे थे भाई। रेगुलर रहा करो, इरेगुलर रहोगे देला समझ नहीं आएगा, फिर सोबड़ी शक्ल बनाओगे समझ नहीं आया, है ना। तो इसलिए बेटे आप भी नहीं आए थे कल, क्यों? अक्षय कुमार नाम क्या बेटे? मोहित, रोहित क्यों नहीं आया था? वाह, ये बढ़िया बात नहीं है बेटे, बढ़िया बात नहीं है। हाँ भाई, सब लोग ईमानदारी से क्लासेस अटेंड करें, इरेगुलर ना रहें, ठीक है। अच्छा प्रीति आई आज? चलो भाई, हम लोग टॉर्क पढ़ रहे थे। अरे पढ़ रहे थे, चलो मैं पूछ लेता हूँ कि वाकई तुमने कुछ हल्का फुल्का घर जाके पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है? तो चलो। हाँ बेटे, नाम क्या आपका? जतिन। कैसा है जतिन? भाई कईयों का नाम भूल गया हूँ मैं, तो कई दिन में मिले हो ना तुम लोग। शक्ल भी बदली बदली सी है, क्योंकि बिना नए आदमी की शक्ल बदल ही जाती है बेटे। तो नाम बता देना और फिर क्वेश्चन भी बता देना। तो जतिन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? ध्यान दे ले बेटे। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन, जतिन तो कल आया था। जैसे पंखा है अभी घूम रहा है, बता इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? हाँ, इस रॉड में से जो लाइन पास होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। हाँ बेटे, लाइन ऑफ एक्शन कौन सी होती है? जिस लाइन के अलोंग हम फोर्स लगाएंगे वो क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं समझाने के तौर पे मैंने कहा कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है या पेन ले लो एक, ठीक है। इस पेन को मैंने एक इस जगह, इस जैसी शेप का एक बना दिया, मैंने एक जगह बना दी रखने के लिए, और एक इधर बना दिया, इन दोनों पे रखा हुआ है। 2 खुट्टी लगा दी, यू नो खुट्टी, यू नो कील, दोनों कील है ना, ये ग्राउंड में लगी हुई है, इनके ऊपर ये हमने रख दिया। अब ये इसका, हम मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है इस जगह पे, ठीक है। हल्की सी बात मैं टॉर्क वाली बता रहा हूँ, ताकि कल जो मैंने चर्चा शुरू करी थी वो अपने अंजाम तक पहुंच जाए और आप कैसा भी क्वेश्चन आए उसको अच्छे से कर पाए। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन टॉर्क पर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बेटे जो यूज उसका है वो एक बार बता देता हूँ मैं। 2-4 मिनट का खेल अब तो ईमानदारी से समझना, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, जी सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? जी हम तो नहीं जानते सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो बेटे मैं बताऊं, देखो इस पूरी बॉडी के मास को इस जगह पर हम कंसंट्रेटेड मान रहे हैं, हम इस जगह पर कंसंट्रेटेड मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका वेट जो है वो इस जगह मान लेंगे हम mg, ओके। अब क्योंकि ये इसके टच में है तो फोर्स लगाएगा एक, मान लो ये फोर्स लगाया नॉर्मल रिएक्शन 1, ये भी टच में है, ये भी एक धक्का मारेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन 2। तो इस रॉड की यदि हम हालात देखें तो इस रॉड के ऊपर 3 कुल मिलाकर फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं। 3 कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो mg, एक n1 और एक n2। अब बेटे सवाल आता है, mg किसके कारण लग रहा है बेटे? ग्रेविटी के कारण लग रहा है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या हर ऑब्जेक्ट पे mg लगेगा? हाँ हाँ, m उसका मास होगा और g उस जगह की, जिस जगह पे ऑब्जेक्ट है उस जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, यस और नो। अब बेटे सवाल आता है कि भाई यहां पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है,
तो नेट फोर्स क्या आना है इस पे 0, नेट फोर्स कितना आना है 0। अब इस पे ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं N1 जमा N2 और नीचे क्या लग रहे हैं mg। तो ये दोनों, ये इक्वेशन बननी है एक फोर्स वाली। ये बताना मेरा खास मकसद नहीं था, अब मैं टॉर्क पर जाना चाह रहा हूं। अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर 3 अलग अलग तरीकों से टॉर्क निकलवाना पूछूंगा, आपसे निकलवाऊंगा। यदि ये अच्छे से कर लिया ना तुमने, फिर हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाएंगे। इसके अलावा टॉर्क में आप नहीं अटकोगे, ठीक है। तो पहले ईमानदारी से समझना, मैं टॉर्क ले रहा हूं वो कौन से पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं, है ना। इस पॉइंट का मतलब क्या है, अबाउट लेने का मतलब क्या है। तो मैं पहले बोल रहा हूं टॉर्क निकाल रहे हैं हम अबाउट पॉइंट ए। मान लो मैं इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं, इसका नाम सी रख देता हूं। तो टॉर्क अबाउट ए की इक्वेशन लिखनी है अपने को। तो पहले एक वर्ड जो मैंने लिखा बेटे अबाउट, इस अबाउट वर्ड का मतलब क्या है, कोई बताएगा आप में से। अबाउट वर्ड का क्या मतलब है। इसके अबाउट टॉर्क निकालने का मतलब ये है कि बेटे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि पास कर दें, मतलब इसके अबाउट हम इसको घुमाने की कोशिश करें, यहाँ से पकड़ के घुमाएं तो कितना टॉर्क लग रहा है या घुमाने में कौन सक्षम है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें से पास हो रही है। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी इसमें से पास होगी तो सीधी सी बात है, जिस लाइन के अबाउट, जैसे ये पंखा है जहां पे लटका रखा हमने एग्जैक्ट धक्का भी ऐसे मारा तो क्या ये पंखा घूमेगा, नहीं घूमेगा। यदि हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन दोनों एक दूसरे में से पास हो गई तो बेटे वो घुमाने का काम नहीं करेगा, उसमें टॉर्क पैदा ही नहीं होगा उस पर्टिकुलर फोर्स के कारण। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्की बात है। तो इसका टॉर्क N1 का टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क ड्यू टू N1 कितना आ गया 0। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मान लो मैं इस डिस्टेंस को लिख देता हूं x और इस डिस्टेंस को लिख देता हूं y। जानबूझ के मैंने अलग अलग लिखा है ताकि थोड़ा समझ में आए आपको। तो पहले मैंने टॉर्क लिखा इस फोर्स का तो 0 आ गया। 0 क्यों आया बेटे चितवन, क्योंकि बेटे हुआ ये है लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन आर क्रॉसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे में पास कर गई। हम ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई 0। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं बची तो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए आंसर क्या आया 0। ये बताओ बेटे समझ में आया कि नहीं आया, ये बात अच्छे समझ में आई। कोई डाउट, कोई सस्पेंस, कोई संशय यहां तक है, नहीं है तो आगे चलें। अब भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस mg का टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट कितना आएगा। देखो बेटे ध्यान से देखना है, टॉर्क ऑफ mg कितना आएगा। तो बेटे ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, चाहे वो बाहर की तरफ ले लो, कैसे भी ले लो, इस पॉइंट में से पास हो रही है a में से, है ना। और a में से मान लो मैं ऐसे पास कर रहा हूं बाहर की तरफ और ये mg है। तो इस mg वाली लाइन ये हो गई, तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो दोनों में डिस्टेंस कितनी बची x, कितनी डिस्टेंस बची x। दोबारा बताऊं बेटे, पेन देना बेटे। देखो बेटे ये मेरी जो लाइन ली है मैंने बाहर जो मार्कर दिखा रहा हूं, मान लो ये मैं दिखा रहा हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन और mg लग रहा है ऐसे, दोनों लाइन पैरेलल हैं लेकिन दोनों के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है। ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे में पास ही कर रही है, यस और नो। तो साहिल बेटे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रही है, इसका मतलब हम यहां पर किसका टॉर्क निकालना चाह रहे हैं साहिल, mg का। और mg का टॉर्क निकालेंगे तो फोर्स mg का ही गुणा में ये डिस्टेंस। तो इसका टॉर्क कितना आ जाएगा mg का, mg गुणा में ये डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस कितनी है x। तो यही आ गया आंसर। बस मुझे ये बता दो ये किस सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा, इस ऑब्जेक्ट को ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा। नीचे पकड़ के खींचेगा बेटे, ये इसको कैसे पकड़ के खींचेगा, नीचे। तो जब ये इसको नीचे पकड़ के खींचेगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा बेटे, अरे यस और नो। तो बेटे जब ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा तो कैसा हुआ ये, इसका मतलब है क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ। ये बात समझ में आई। अब मेरा सवाल आपसे ये है इसका टॉर्क कितना आएगा और किधर आएगा। टॉर्क ड्यू टू N2, तो फोर्स तो कितना लगा है N2। क्या कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन में और इस लाइन में। देखो ये लाइन तो बाहर की तरफ है और N1 N2 अब की बार ऊपर है, तो डिस्टेंस तो है ही। कितनी डिस्टेंस है, अब की बार y है, कितनी है y है कि x प्लस y है, बिल्कुल सही है। फोर्स N2 था लेकिन डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर x प्लस y, तो टॉर्क किया गया। अब मेरा सवाल अंकित से है, अंकित बेटे सेंस ऑफ रोटेशन कौन सी है।
एंटी क्लॉकवाइज कैसे बेटे बताना एक बार। हाँ तो तू घुमा के बता ना कि भाई ये रोड ऐसे है, धक्का कैसे लग रहा है ऊपर, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा और ऐसे घुमाएगा तो हाथ ऐसे घूम रहा है हमारा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये सेंस ऑफ रोटेशन है बेटे। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो मैं लिख रहा हूं ये टॉर्क की डायरेक्शन नहीं है, कुछ लोग मिसकंसेप्ट कर सकते हैं। दिस एंटी क्लॉकवाइज इज सेंस ऑफ रोटेशन, दीज आर द सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब भाई इन दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग आया क्या, एक आया। अब यदि यह ऑब्जेक्ट घूमता हुआ नहीं दिख रहा हमें, मान लो हमें कह दिया जाए कि ऑब्जेक्ट घूमता हुआ नहीं दिख रहा, रखा हुआ है, इसको लोग घूम तो नहीं रहा ना भाई, इसका मतलब ये दोनों टॉर्क बराबर होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है ना, एक हल्का सा भी ज्यादा है ना तो ऑब्जेक्ट घूमेगा, घूमेगा चाहे कितना ही धीरे घूमे लेकिन घूमेगा। नहीं आई बात समझ में नहीं आई, पक्की बात है। यदि ये तुम समझ गई तो अब कुछ नहीं बचा है, कति अगला टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल का हो गया है, तुम इसको समझ लेना बेटे, सच्ची कह रहा हूँ, ये है निचोड़। इसी को मैं चलो थोड़ा सा और यूज करके बताता हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स को और थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। मैं अब की बार बताओ कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना शुरू चाहोगे आप। टॉर्क अबाउट बी निकाल दें, बी के अबाउट टॉर्क, तो इसका टॉर्क N1 का कितना आएगा, टॉर्क ड्यू टू N1। फोर्स कितना है, फोर्स कितना है N1, फोर्स तो N1 ही है, और डिस्टेंस कितनी है बेटे N1 की, N1 की डिस्टेंस क्या है x, डिस्टेंस बताओगे x, तो मतलब सेंस ऑफ रोटेशन बताओगे। कैसे देख रहे हो, ये ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे धक्का मारेगा, जब ऐसे धक्का मारेगा तो ऐसे घूमेगा, दिस इज क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज है ये क्या है बेटे, शाबाश, सेंस ऑफ रोटेशन। अब जरा आप इसके कारण बताओगे, mg के कारण क्यों आएगा, क्योंकि इसी के अबाउट टॉर्क निकालना, और ये लाइन उसमें से पास होगी, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों एक दूसरे में पास हो गए। जब दोनों एक दूसरे में पास हो गए, आदित्य बताएगा तो टॉर्क कितना आएगा बेटे, आदित्य कितना आएगा। खड़ा हुआ से इधर आ जा, चेयर ले ले, कैसे परेशान हो रहे हो, चार बैठे क्यों, तो इन तीन बैठना चाहिए तुम्हें, चेयर ले लो, पीछे ले लो चेयर को, इसको खींच ले बेटे चेयर को, यहां सामने आना है, वहां नहीं बैठना पीछे। आदित्य यहां तरुण के सामने, तरुण के आगे। हाँ अब बता मेरे को क्या जीरो क्या जीरो बता रहे, किसी ने पूछा भी नहीं, जीरो है। mg का टॉर्क जीरो क्यों है, तसल्ली लिखो भाईजान, तसल्ली। देख रहे हो स्टाइल, देख रहे हो, ये वहां बैठा रहता तो पक्का आंसर आ चुका होता इतनी देर में, ये हुनर है उस जगह का। और तू क्या सोच रहा, तेरे को ऐਵੇਂ ही बुलाया मैंने, सुधर जा बेटे सुधर जा। ये जो लोग सिर्फ आंखें खोल के बैठे और दिमाग की खिड़की उन्होंने बंद कर रखी है वो अलर्ट हो जाए। सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी, ऐसे आगे ऐसे झुक रहे हैं, इतनी बड़ी जीभ बाहर डाल रखी है, जन्म ढंग से हुआ नहीं उससे पहले तुम्हारी कमर टूट गई है। सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए पूरे लेक्चर के दौरान। तरुण ये ऐसे कौन सी सीधी होती है, सीधी का मतलब ऐसे बिल्कुल है, ऐसे करके सीधी कर रहे हैं जी, हम तो ऐसे ले जाएंगे सीधी सीधी। हेलो, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, हाँ छाती बाहर है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो आदित्य, ध्यान से सुनना बेटे। तू प्रशांत, आदित्य को बताओ कि mg का टॉर्क जीरो क्यों है। वो इसके बाद जो वो के बाद सीधा सेम बोल गया ना, जो कलेश काट रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो सेम है। ये जो वो प्रोनाउन यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन। देखो दो ही वर्ड थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन, और ये दोनों वर्ड याद नहीं है, एक लाइन याद रह जाते दूसरा भूल जाते हैं। कलेश है बेटे जब mg के अबाउट ही टॉर्क निकालना है, mg के अबाउट टॉर्क निकालना है, हेलो, तो mg इसके अंदर से पास हो गया और इसी पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है क्योंकि पॉइंट ये लिया है, और mg भी इसमें से पास हो रहा है। जब दोनों एक दूसरे में पास हो जाए तो टॉर्क नहीं आएगा।
इसलिए 0 है। चल बता N2 का टॉर्क कितना आएगा, बताने दो, डिस्टर्ब मत करो इसको। ये गलती बताएंगे बेटे, इनके चक्कर में मत रहना। है N2 आएगा, N2 डिवाइडेड बाई भाई N2 तो सुन गया, आगे क्या कह रहे हैं देखते जाओ। अभी तो रीड के डिश सीधी बेटे, कुटेगा तू आदित्य। N2Y, अच्छा Y बोल रहे हैं मुझे सुन रहा है N2Y अच्छा N2Y ए भाई N2 है भाई, सुन ले इधर। ये N2 तो ये हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी y, तो सीधा बोलना N2 गुणा में y। ठीक है, अब बता इसकी सेंस ऑफ रोटेशन कौन सी आएगी। देख बेटे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आ चुका है। ये जिस हिसाब से घूरने लग रहा है, मतलब यही था कि ये देख रहा था यहां पे क्या आया, तो मैंने बता दिया कैसे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? और तू इतना बड़ा हाथ कर रहा है, करना क्या चाह रहा है प्रभु। साइड हो जाऊं? ये हाथ तो इतना लंबा कर रहा है जैसे चेप ही देता 2-4 दो भाई मैं तो इधर कोने में आ गया, अब कर ले तू, बता। देख लेना, एक्सप्लेनेशन देख लेना। यस बेटे आप बता दे। तू सच में कुटेगा बेटे, मैं सच्ची कह रहा हूं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं तेरे को, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ध्यान इधर। साहिल बता भाई कैसे आएगी, सिर्फ ऐसे ये बताओ। हैं भाई साहब, यहां से पकड़ो एमजी वाली जगह से, और धक्का ऐसे लग रहा है, तो ये जो पेन रखा है, मार्कर रखा है, रोड रखे, जो भी है, इसमें जब ऐसे धक्का लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये चीज ऐसे ही तो घूमेगी, और ऐसे का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। नींद से जाग जा बेटे तू। क्लियर हुआ भाई? अरे हो गया। और अब भी क्लियर नहीं हुआ हो ना, तुम रहने देना, फिर जो मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तुम रट लेना। वैसे जी ये काम तो हम वैसे भी करेंगे आप बता ही क्यों रहे हो, हैं? ये काम तो हम कर ही लेंगे, इसमें तो हमारी एक्सपर्टाइज है। हनु गलत तो नहीं कह रहा मैं? चलो एक छोटी सी बात इसके अबाउट जल्दी बताओ, टॉर्क N2 का कितना जाएगा, mg का कितना जाएगा, mg गुणा में mg भाई क्या आएगा, mg भाई, और इसके कारण क्या आएगा, N2 N1 x प्लस वाई। क्या बात है। और इसके कारण जो आएगा, इसके कारण mg के कारण, ये तो ऐसे आएगा, ये कौन सा हुआ, और इसके कारण जो भी है, बढ़िया है, अच्छा है, समझ में तो आ गया होगा। तुम इतना लिख लो, फिर जल्दी जल्दी से टॉपिक शुरू करेंगे अपना। लिख लेना इसको। मेरे प्यारे जवानों जल्दी कर लो बेटे, ठीक हो? अभी हेलमेट लेके आए हो भाई? रे स्कूटी या बाइक कौन कौन लेके आता अपनी क्लास में से, हाथ उठाना। हेलमेट लेके आते हो? तो फिर कल से आ मत जाना यहाँ पे बिना हेलमेट के। मैं किसी दिन सच में चौकी में फोन करूंगा यहीं, और चालान कटाऊंगा यहीं पे बैठे बैठे ही, फिर रोगे हैं? वाह, तौलिया बांधेगा, तौलिया जितना तो खुद ही है नकली बात ही करेगा, ढंग की बात मत कर लेना। हो गया कि बेटे? हल्के में नहीं लेगा कोई भी स्टूडेंट। देखो हेलमेट सबसे पहले है, ठीक है ना भाई? धीरे, आप तो धीरे चलाते हो, सामने वाले का क्या भरोसा है? सच में घर वालों को तो पहले पता है हाँ साहिल? अच्छा राजी हो रहा, तो तेरे टिकने लग गए हैं। हो गया क्या?
पैर नहीं टिकते, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। मान लो दो स्टूडेंट है, एक के सच में पैर नहीं टिकते और एक के टिकने लग जाए ना, वो इतना चिढ़ाएगा उसको, देख वो बार बार पूछेगा आज तो मैंने साइकिल चलाई, तेरे को पता है? अब वो दूसरा बेचारा क्या कहे? अच्छा फिर वो कहेगा थोड़े दिन में साइकिल चलाई तो मैंने भी, कैंची चलाई कैंची। तुम में से चलाई है किसी ने कैंची? तुमने क्या सीखा यार, छोड़ो तुम, खैर कैंची लेके आना, वाह उस तरह भी लाऊं तेरे लिए, लिख ले। सबके आगे बैठा कुटेबे गई तो सबसे बता रहा हूं तेरे को पहले। छप गया क्या जवानों? जल्दी जल्दी छाप लो। आर्यन रेगुलर आकर, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था रीड के डिश सिद्धि, जिसकी कमर मुड़ी हुई मिलेगी ना, आके 3-4 तो पेल ही दूंगा मैं। करूं आगे? करूं क्या आगे? बेटे लिख लो। स्विन आज में लिख लोगे बेटे? दोबारा तो नहीं लिख रहे हो ना कहीं? कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ा सा पता नहीं होता ना, हम फ्लो में 3-4 बार लिख देते हैं। और बेटे आदित्य कैसा फील कर रहा है फिर? बढ़िया है, आ रही है फिर, आ रही है नींद? हो गया? ओके देखो बेटे देखो, अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं पेपर के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये कहें अब तक के टॉपिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो गलत नहीं होगा, इसलिए सच में अलर्ट हो जाएं। 3rd यूनिट में दोबारा से काम आएगा, डिट्टो ऐसे कैसा, फिर मैं वहां कराऊंगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है? इसलिए देख लो भाई, हमें क्या गिवन है पहले ये समझ लो। हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। क्या गिवन है बेटे? अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस, राइट। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लाइन खींचेंगे बेटे जो पैरेलल होंगी और जिनके बीच की डिस्टेंस भी कैसी होगी? बराबर। ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? तो ये बेटे क्या शो कर रहा है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। हम लोग इसकी वैल्यू को ई मान लेते हैं। हमने मान लिया ई इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे जवानों, हमारे पास एक डायपोल है। अब डायपोल को हमने यहां पर रखा हुआ है। अब डायपोल का मतलब आपको मालूम ही है, क्या होना चाहिए डायपोल का मतलब बताओ? एक माइनस का चार्ज है और एक प्लस का चार्ज है। अब आपके मन में सवाल आएगा जी यहाँ कौन सा रखूं मैं और यहाँ पे कौन सा रखूं? तो आप रखने को तो कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन आसान पड़ेगा यदि यहाँ माइनस का क्यों रख लोगे। तो अभी थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि क्यों आसान पड़ेगा। भाई ये मैंने माइनस का क्यों रखा, यहाँ पर मैंने रख दिया प्लस का क्यू। तो ये चार्ज जो है बेटे ये प्लस का क्यू है और ये वाला चार्ज माइनस का क्यू है। किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब मैंने प्लस माइनस क्यू क्या ले लिए हैं बेटे? चार्जेस। अच्छा, मैं इन दोनों इनके बीच की डिस्टेंस को डी ले लेता हूं, कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को? श्योर। तो मैं डी जो है वो क्या ले रहा हूं? डिस्टेंस। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मैं इसको एक दूसरे नाम से भी जान सकता हूं, बताओ क्या? बिल्कुल सही आंसर है, डायपोल लेंथ। बेटे ये बातें मैं सिर्फ बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं, तो सबको ना याद हो जाने चाहिए, सब लोग फेमिलियर हो जाने चाहिए। डायपोल लेंथ का मतलब है चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ये बात समझ में आई? पक्की बात है? श्योर? किसी को डाउट तो नहीं है? यस। बेटे एक बात बताओ, ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? माइनस के चार्ज से प्लस के चार्ज की तरफ होगी। बिल्कुल सही आंसर आया है। तो माइनस से प्लस की तरफ होगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हमने ऐसे लिख दिया है। जवानों, अब जो हमें एक और डेटा गिवन है वो क्या है? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा गिवन है। तो जो थीटा है वो क्या है? एंगल किस किस के बीच का एंगल है बेटे? डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्या किसी को कोई आपत्ति है यहां तक? अब मान लो बेटे आप माइनस का क्यों यहां रखते हैं, प्लस का यहां रखते हैं, तो डायपोल मोमेंट होता है इस डायरेक्शन में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, हमें वो ये दिखा देते तो सही था। गलती से यदि फ्लो में ऊपर वाला लिख देते तो कलेश होता।
ठीक है। और ये वाला एंगल दिखाते थीटा, फिर जब हम आगे कैलकुलेशन करते तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ता, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो आप वैसे भी कर सकते थे, लेकिन बेटर है कि आप लोग यहाँ माइनस रखें और यहाँ प्लस रखें। अब समझ में आ गया? दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डी ले लिया है, डायपोल मोमेंट को पी ले लिया है, थीटा एंगल है। किस किस के बीच का एंगल है बेटे? डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, इन दो के बीच का एंगल है थीटा। क्या ये बात समझ में आई? अब बेटे सवाल ये आता है, इस पॉइंट का नाम यदि मैं ए रख दूं, इस पॉइंट का नाम मान लो मैं बी रख दूं, तो मान लो मैं आपसे पूछूं एफ फोर्स ऑन ए, एफ ए मतलब क्या बोला मैंने? फोर्स ऑन ए। तो आप बता सकते हो फोर्स ऑन ए कितना हुआ? Q इंटू ई। किसी को कोई आपत्ति है इस बात में? किसी को कोई आपत्ति है इस बात में? बेटे देख लो, कोई आपत्ति है इस बात में? वेरी गुड, एक स्टूडेंट को आपत्ति है, बाकी गधेड़े लोगों थोड़ा सा अपनी रीड की हड्डी सीधी कर लो दोबारा से। ये कैसी क्वांटिटी है फोर्स? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? तो डायरेक्शन का कोई रोल होगा कि नहीं होगा? अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा? नहीं लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जिधर एरो दे रखा है हमें, बेटे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। सवाल उठता है कि अपोजिट क्यों लगेगा? इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बेटे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यों लगेगा? शाबाश, क्योंकि ये माइनस का चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स लगा बेटे, फोर्स ऑन ए जो लगा वो इस डायरेक्शन में लगा। अब थोड़ा समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ, यदि मैं इस जगह पर बताऊं तो इस जगह के ऊपर बी पॉइंट पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। नाम मान लेता हूं मैं एफ बी, तो एफ ए का नाम था फोर्स ऑन ए। ए है भाई, ये गलती से लिखना भूल गया मैं, फोर्स ऑन ए था, और ये लिख दिया मैंने एफ बी का मतलब फोर्स ऑन बी। तो वैल्यू बताओ इसकी कितनी आएगी? क्यू इंटू ई वेक्टर। तो मैं यहां पर तो प्लस ही लगाऊंगा, लेकिन यहां पर मेरे को माइनस लगाना होगा, तब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट होगा। समझ में आएगी बात? नहीं आई? तो इसके अंदर फोर्स ऑन ए लिखा है तो यहां माइनस जरूर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो क्यों ना हम डायरेक्शन का ध्यान रखें। ये हमेशा ही ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन जरूरी है। ये समझ में आया बेटे? यस और नो? अब मेरा सवाल ये है, नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना हुआ? वेरी गुड, 0 हुआ। क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, Q इंटू ई, दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट, एक इधर है और एक इधर है, तो डायरेक्शन नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है डायपोल इज इन, शाबाश वानो, डायपोल इन इज इन, बिल्कुल सही आंसर, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब जो हमारा डायपोल है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया कि नहीं आया? सच्ची बता रहे हो? क्या समझे? हमारा डायपोल किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हो गया? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? विल यू प्लीज टेल मी? हाँ बेटे, आदित्य, अनुज, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ये पहले रेस्ट पे था तो अब भी रेस्ट पे रहेगा, ना तो ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा, ये मतलब हुआ बेटे। क्लियर हुआ? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? ना तो ये आगे जाएगा ना तो ये पीछे जाएगा। मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा ये दोबारा से, इसलिए नहीं समझ में आए तो अभी बता देना बेटे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? ना तो ये आगे जाएगा ना तो ये पीछे जाएगा, ये मतलब हुआ। गॉट इट और नॉट बेटे? अरे यस और नो? समझ गए? क्या मतलब समझे? ना तो ये आगे जाएगा ना तो ये पीछे जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा। यस और नो? अब हम जरा गौर से देखें, क्या दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है? क्या इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, क्या इनके बीच में क्या हुआ बेटे? लाइन तो यही मानी जाएगी ना, लाइन है, लाइन बोला है बेटे मैंने, तो इस लाइन में हुई ना, इस लाइन में। नो डाउट फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ठीक है बेटे, फोर्स की डायरेक्शन तो इधर ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइन की बात करो मैं तो लाइन ऐसे ले रहा हूं, इसकी लाइन ये हो गई, तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अब याद करो, कल हमने लेक्चर के एंड में एक छोटी सी बात पढ़ी थी
यदि हमारे पास किसी सिस्टम पे दो फोर्स लगे, दोनों ही कैसे हो, इक्वल, और कैसे हो, ऑपोजिट, इक्वल हो और ऑपोजिट हो, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, पैरेलल, तो क्या बन जाता है, कपल। और कपल का टॉर्क कैसे निकालते हैं, कोई सा भी फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सवाल आएगा जी पिछला सवाल निकाला था वैसे टॉर्क नहीं निकाल सकते क्या? बेटे वैसे ही निकालो ना, तरीका तो वही है, लेकिन ये उसी तरीके का यूज करके एक शॉर्ट तरीका हो गया। तो आपका जो मन करे वो यूज करें। पहले ये बात अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अल्टीमेटली क्योंकि दोनों की सेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ ए वेक्टर एंड एफ बी वेक्टर इज पैरेलल, सो it will make couple and produce torque। ये टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला। आप जरूरी नहीं है ये कपल वाली बात लिखें, आप सीधा लिख सकते हो कि it will produce torque, कोई बात नहीं है, कपल के लिए अलग चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो it will produce torque, ये टॉर्क पैदा करेगा। पहले यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बता रहे हो बेटे, कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं खत्म करने वाला हूं इस टॉपिक को, यहां तक सीरियसली कोई दिक्कत है तो बताओ जवानों, शाबाश। अरे आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया है, तो शाबाश जवानों शाबाश। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि यदि मैं इस डायपोल के सेंटर ऑफ मास को ये पॉइंट ओ मान लूं, इसके सेंटर ऑफ मास को क्या मान लिया मैंने, ओ, क्लियर है? तो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अरे यार हो गई। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि मैं इस पॉइंट O के अबाउट इस डायपोल पे लगने वाला नेट टॉर्क देखना चाहूं, तो नेट टॉर्क जो लगेगा वो किस किस का टॉर्क लगेगा? क्या ये टॉर्क लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। क्या ये भी टॉर्क लगाएगा? लगाएगा, लगाएगा। अब मेरा दूसरा सवाल है तरुण से। तरुण बेटे इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है। किस पॉइंट का बताना है? ए पे जो फोर्स लग रहा है एफ ए, इस फोर्स का बताना है टॉर्क। तो मुझे ये बताओ क्या ये टॉर्क लगेगा? पहले इतना बताओ, लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो ये चीज ऐसे घूमनी है भाई, कंफर्म है। तो ऐसे घूमने का क्या मतलब हुआ? कील कैसे लगानी पड़ेगी? कील ऐसे लगानी पड़ेगी तभी घूमेगा ये। अरे यार कील ऐसे लगाओगे तो कोई घूमेगा? कील ऐसे लगानी पड़ेगी, मतलब यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इसके ऊपर जो फोर्स लगा है, थोड़ा टेढ़ा रखा हो जानबूझ के मैंने, ऐसे रखा है, तो इस पे जो फोर्स लगा वो ऐसे लगा है। बेटे मुझे एक बात बताना, जब यहाँ पर कील लगी है तो ये जो सामने है ना बेटे, ये फिंगर मेरी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ध्यान से समझना, ठीक है? मैंने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है। ये जो मेरी फिंगर है ये बोर्ड के बाहर की तरफ आ रही है या बोर्ड के अंदर कैसे भी ले सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये लाइन हो गई है और ये मेरा डायपोल हो गया है, और इस डायपोल पे जो फोर्स की लाइन लग रही है वो ये लग रही है। अब आप बता सकते हो कि इन दोनों चीजों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? भाई इस लाइन और ये जो बाहर की तरफ लाइन आ रही है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? एक पेन और देना बेटे, देखो ध्यान से। ये अपना फोर्स हो गया, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई। ये मेरी क्या हो गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरी ये हो गई, ये हमने खींच दी डायपोल के लिए लाइन। ये हमारी क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों में डिस्टेंस कौन सी है परपेंडिकुलर? ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया भाई। क्या ये वाली चीज है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ना भाई ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये इस लाइन के साथ कुछ और ही एंगल बना रही है। अरे नहीं आएगा समझ में? परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का कोई है, लेकिन ये वाली लाइन 90 डिग्री का बना रही है, देखो ध्यान से। अरे यस और नो? तो यदि हम इस लाइन को यदि हम आगे बढ़ाएं और इसका टॉर्क देखना चाहें, तो भाई हम क्या करेंगे? इस पॉइंट O को मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, इस तरह इधर लिख देता हूं, ठीक है? तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, क्लियर है? तो इस पॉइंट का नाम मैं कुछ D रख लूं, मान लो, ध्यान से समझते चलना बेटे, D रख लिया मैंने। तो मुझे बताओ कि जब मैं नेट टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन ए कितना आएगा? नेट टॉर्क इक्वल टू, इसका टॉर्क लिखूंगा पहले मैं, तो इसका टॉर्क लिखूंगा तो फोर्स क्या है? एफ ए की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू इंटू ई या प्लस का क्यू इंटू ई? प्लस का क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम।
हम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ले रहे हैं बेटे, ठीक है, तो वो तो Q इंटू ई है। अरे यार बेटे बात समझने की, इसी चीज को हम अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझ लोगे ना तो खुद ही करने लग जाओगे। और बेटे घर जाके जिस स्टूडेंट ने इसको ऐसे करके देख लिया ना, मेरी गारंटी है कभी भी वो अटक जाए तो, और जिसने इसको सिर्फ ऐसे थ्योरी की तरह से पढ़ लिया वो भाई अटकेगा, 100% अटकेगा। करके देखना खुद, है ना, कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है। जब तक करके नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी बेटे, ठीक है। तो सब लोगों को यूज करना है खुद से ही। तो टॉर्क निकाल रहा हूं टोटल, तो उसके लिए पहले इसका टॉर्क निकालेंगे, इसका टॉर्क निकालेंगे तो ये तो फोर्स हो गया। फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटे, Q इंटू ई। भाई FA लिख देता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं FA लिख देता हूं, अब तो ठीक है। अब मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी है, OD। अरे यार तो O इंटू O, मतलब O इंटू डी नहीं है, सॉरी, ये OD नाम है, OD, ठीक है। अरे यस और नो। अब मुझे बताओ इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब सॉरी सेंस ऑफ रोटेशन है वो कौन सी है, सेंस ऑफ रोटेशन कौन सी हुई भाई, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे धक्का मारेगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो ऐसे घूमेगा, दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस। अच्छा अब इसकी क्लॉकवाइज सेंस है, मुझे बताओ इसकी कौन सी सेंस है, कैसे, ये यहाँ पे धक्का मार रहा है तो ये भी ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज सेंस है। इसका मतलब इसका टॉर्क और इसका टॉर्क जुड़ेगा। अरे यार तो मैं जो नेट टॉर्क निकालूंगा उसमें जोड़ का निशान आएगा, पहले फोर्स का गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा फोर्स गुणा उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आप बता सकते हो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, डी बी, सॉरी ओ बी आएगा, कुछ और आएगा बेटे बता दो, कोई बात नहीं है, हैं? ये डी तो टोटल डिस्टेंस ले रखी है मैंने, ऐसे रख दिया, ठीक है, हटा दूं, यहाँ पे डायग्राम ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, हटा दे मैंने। हाँ बेटे डिस्टेंस बताओ कौन सी है, वेरी गुड, ये वाली डिस्टेंस है। मान लो इसका नाम ई रख दिया हमने, तो ये BE डिस्टेंस है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे यस और नो भाई, खुद को अच्छे से दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। प्यारे जवानों नहीं आएगा समझ में, यस और नो, पक्की बात भाई। एक बात अच्छे से समझ लेना, जान लेना, ठान लेना, मान लेना बेटे, आप यदि इस लाइन को गौर से देखोगे, ये मेरा पॉइंट O है, मेरा फोर्स इधर लग रहा है, ये मेरी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। तो इस लाइन में और इस लाइन में यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे यस और नो, तो वही बात मैंने यहाँ करी है, नहीं आएगा भाई समझ में। अब इन दोनों को गौर से देखो बेटे, दोनों को गौर से देखो, क्या मैं FA और FE की वैल्यू रख दूं? हाँ बेटे, FA की वैल्यू क्या है, Q इंटू ई। तो मैं जब इसमें QE लिखूंगा, इसमें भी QE लिखूंगा, तो QE बाहर आ जाएगा, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, OD प्लस BE। और मैं इस लाइन को यहां पर यदि मैं एक्सटेंड करना चाहूं इसको, तो एक प्रकार से ये क्या बन गई है मेरे लिए, मान लो इस पॉइंट का नाम मैं C रख रहा हूं, ठीक है, तो एग्जैक्टली दिस इज BE प्लस और D, और ये तो बराबर ही है। अरे भाई क्योंकि ये लाइन पैरेलल है बेटे, है ना, सारी लाइन, ये इस तरह वाली लाइन पैरेलल है, तो भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही है, तो मैं दिस प्लस दिस को सीधा BC लिख सकता हूँ। अरे यस और नो, बिल्कुल जवानों, इसका मतलब मैंने लिख दिया QE और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटे, BC। अब मुझे बताओ ये नेट टॉर्क आया, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटे ये जो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रही है, इसमें ये वाला एंगल थीटा होगा, थीटा होगा इसमें। अब ये कौन बताएगा थीटा क्यों होगा? बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा ही आना है। ऊपर देखना चाहोगे लाइन ड्रॉप करके, वो भी थीटा ही आएगा, ये भी थीटा ही आना है, ठीक है। तो इन दिस ट्रायंगल ABC या ACB जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACB दिखाई दे रही है बेटे, ट्रायंगल ACB ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ये क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। हौसला नहीं है बेटे, हौसला नहीं है। इसका मतलब BC की वैल्यू कितनी आ गई, बिल्कुल D साइन थीटा। इस वैल्यू को सीधा नॉन स्टॉप उठा के यहां पुट कर दें। जैसे ही हम इसको यहां पर पुट करेंगे, इसका मतलब भाई साहब जो नेट टॉर्क आएगा हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, QE इंटू D साइन थीटा। नहीं आएगा बेटे समझ में? अब मुझे बताओ Q इंटू D को क्या कहोगे? हमें मालूम है सिंस
P डायपोल मोमेंट माना हमने, तो उसको क्या लिखेंगे, Q इंटू डी। अरे नहीं आया समझ में? आप चाहो तो D की जगह 2A ले सकते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जब तक लॉजिक्स नहीं पता होंगे तो कोई काम का भी नहीं है, फिर रटना ही है तो इसको भी रट लेना। अरे तो भाई साहब इसका मतलब हमारे लिए टॉर्क, जो नेट टॉर्क आया है, इसकी वैल्यू क्या आई? बिल्कुल Q इंटू डी की जगह आ जाएगा P, तो PE साइन थीटा। प्यारे जवानों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है ये। और यहां पर एक बात जो सीखने लायक है वो ये है कि यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो टॉर्क वेक्टर आएगा बेटे, ये हमारे पास आएगा P क्रॉस E। सवाल उठता है E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वाजिब सवाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने इसको P क्रॉस E क्यों लिखा। हम इसको क्या E क्रॉस P लिख सकते हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टॉर्क वेक्टर इज नॉट इक्वल टू E क्रॉस P। अब मेरा जो सवाल है वो मनीषा से है कि बेटे हम ऐसा क्यों नहीं लिख पा रहे, हमें कौन सा सपना आ गया कि इसको P क्रॉस E लिखना है? क्योंकि हम जब यहां लिख रहे थे तो PE की बजाय EP भी तो लिख सकते थे भाई। 3 गुना 4 की जगह 4 गुना 3 भी कर सकते हैं। अरे यस और नो? तो भाई मसला यहाँ का तो नहीं है, कुछ ना कुछ और कलेश रहा होगा। तो मनीषा विल टेल कलेश क्या था। राइट हैंड थंब रूल, हाँ क्या करेंगे राइट हैंड थंब रूल का? अचार तो डलता नहीं बेटे, हाँ हाँ बेटे भावेश, सेम क्वेश्चन। Why we are saying that it is P cross E? It is not equal to E cross P. Why it is so? क्योंकि बेटे बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, हालांकि खुद से नहीं बताई इसने, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अगली बार फंसेगा बेटे, है ना? तो बेटे कोई बात नहीं, हाँ हिंट की जरूरत ही होती है और क्या। बेटे ध्यान से सुनो, यस बेटे, बेटे एक अच्छी सी बात और है, क्या हम इस डिस्टेंस को d/2 नहीं कह सकते? क्या AO को लिख सकते हैं? तो क्या हम इन OD डिस्टेंस और BE डिस्टेंस को d/2 sin थीटा d/2 sin थीटा नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते बेटे। मैथमेटिक्स में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है ना। इवन ये अलग अलग करने की जरूरत भी नहीं थी, इसी को शॉर्ट में लिखना बताऊंगा, कहां से कहां तक शॉर्ट में लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप समझो इसको, कि क्वेश्चन थोड़ा घूम फिर के भी कहीं आ जाए तो आप मार ना खाओ। बेटे देखो अब की बार क्या होगा, कोविड के चक्कर में सभी यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम लेना शुरू कर देंगी, एंड देन इट विल बी ए हैबिट। अभी तक DU का या बाकी कॉलेजेस का एंट्रेंस का चक्कर नहीं होता था, अब आप देखोगे आने वाले ईयर से, दिस इज ओनली प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि बिहाफ ऑन द परसेंटेज एडमिशंस बंद हो जाएं और एंट्रेंस के बिहाफ पर ही चलें। और उन इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स में कोई बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं पूछी जाती है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें, हल्की हल्की बातें, और स्टूडेंट्स उन बेसिक कंसेप्ट्स में गलती कर जाते हैं। तो आप लोग यदि चाहते हो ना कि गलती नहीं हो, एक ही तरीका है, यहां जो मैं समझा रहा हूं घर जाके डिट्टो ऐसे ही समझाओ, बता रखा है मैंने आपको, फिर आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ भाई मामला सही चल रहा है, ठीक है जवानों। तो बेटे अब देखो यहां पर एक बड़ा अच्छा सा सीखने का मौका है हमारे पास, कि भाई हमें नहीं मालूम था कि हम इसको P क्रॉस E लिखे या E क्रॉस P लिखे, हमें नहीं मालूम था। लेकिन मान लो हमने लिखा P क्रॉस E, तो वेक्टर के नियम के मुताबिक इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल जो इसमें टॉर्क पैदा होगा उसके साथ मैच करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो मैच नहीं कर रही, एक्चुअलिटी रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रही है, जो चीज हमने यहां लिखी है मैथमेटिकली, तो गलत लिखी है हमने, सीधी सी बात है। अरे यस और नो? तो यदि हमने यहां पर P क्रॉस E निकाला, तो इस केस में जब P क्रॉस E निकालेंगे तो P क्रॉस E का आंसर कौन सा आएगा? ध्यान से समझो, राइट हैंड के फिंगर्स को और अपने अंगूठे को थोड़ा सा घुमा लो एक बार, है ना, थोड़ा सा अच्छे से फ्री हो। अरे हाथ निकालो बाहर, सारे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, सब लोग अपने हाथ को थोड़ा फ्री करो। यस बेटे, हेलो। ये कुछ लोग जो है ना, हेलो बेटे अनुज सब अपने हाथ को फ्री करेंगे। जब तक कोई स्टूडेंट अपने हाथ को फ्री नहीं करेगा उसको राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल कुछ लगाना नहीं आएगा।
आप चाहते हो ना आ जाए, इसलिए करो ना यार, गलती तो करोगे, है ना। अब देखो बेटे, अब इसके अंदर दो बातें हैं, एक तो उंगलियां हैं साहिल, ये हाल तो जब है जब 5 बार बोला है मैंने रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, और ये सीधी कर रहे हैं ऐसे, मैंने बोला था ऐसे, ये कर रहे हैं ऐसे। अच्छा तुम क्या सोच रहे थे मैं एवं ही बोलता हूं? एवं नहीं बोलता मैं। आप यहां आके देखो, जब यहां बैठोगे ना आप, तो आप खड़े हो जाओगे तो आपको दिखेगा सब कि क्या चीज कैसी है ना। यहां का परसेप्शन अच्छे से दिखाई दे जाता है ना, फिर कोई मिस परसेप्शन नहीं बनता। तो बेटे साहिल खड़ा हो जाओ। हाँ बेटे, ऐसे लगाऊंगा तेरे गांव वाले निकम्मे आदमी, गांव का है। साहिल कोई बात नहीं, नींद उतर जाएगी अभी। अपने राइट हैंड को निकाल, नोटबुक वगैरह रख दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई सब लोग निकालेंगे अपने राइट हैंड को, एक स्टूडेंट नहीं सब लोग, वो खड़े होकर करेगा, आप बैठ के करेंगे बस। सब लोगों ने राइट हैंड निकाल लिया। अब इस राइट हैंड के अंदर क्या है? ये अंगूठा है बेटे, और ये उंगलियां हैं, सबको मालूम है है ना। अब बेटे इसका जो आंसर आएगा ना पी क्रॉस ई का, किसी भी कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो हमेशा जो प्लेन होगा जिसमें ए बी लिखे होंगे उसके 90 डिग्री पे या तो बाहर या तो अंदर ऐसे आएगा। तो आप क्या करो, अपनी मुट्ठी बनाओ, पहले बन गई मुट्ठी, और अंगूठे को या तो बाहर की तरफ रखो या अंदर की तरफ रखो। रख लिया? अरे हेलो, पक्का? थोड़ा आइडिया लेने के लिए कि अंगूठा बाहर रखने। अब मान लो बाहर रख रहे हैं हम, मान लो बाहर रख रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? हेलो, अब देखना भाई, अंगूठा बाहर रख लिया। अब ये जो उंगली है, कौन सी उंगली है? कौन सी है? चिटली है, चिटली। ठीक है, कुछ लोग लिटिल फिंगर बोलते हैं लेकिन मजा नहीं आता यार जो मजा चिटली बोलने में है, चिटकली तो घना ही निकम्मा हो रहा है तो है ना। तो चिटक नहीं बोल रहा था इसको, बताओ। अब बेटे अपने को करना क्या है, अंगूठा जो है ना वो बाहर की तरफ होना चाहिए। आप अपने हाथ को जो पी वाली लाइन है ना, पी वाली लाइन उस पर रखोगे। तो भाई ये पी वाली लाइन ऐसे है और ये लाइन है ई वाली, ध्यान से समझना बेटे। और ये एंगल थीटा है, थीटा हमेशा छोटे वाला एंगल होता है, जैसे ये एंगल छोटे वाला है और ये बाहर बड़े वाला एंगल है। अरे यस और नो? तो भाई मैंने ये निकाला पी क्रॉस ई, अरे यस और नो? तो पी क्रॉस ई निकालने के लिए मैंने अंगूठा बाहर रखना है, पहले नियम ही बना लो, बाहर रखेंगे और पी के ऊपर फिंगर रखेंगे और अब ई की तरफ घुमाओ। तो जैसे मुट्ठी बंद होती है ना वैसे घुमानी है। तो जैसे, कोई बात नहीं, समझ जाओगे तुम। तो इसको घुमाने के लिए मुट्ठी ऐसे बंद होगी, लेकिन जब मुट्ठी बंद करनी है तो छोटे एंगल के थ्रू करनी है। किसके थ्रू करनी है? छोटे एंगल। और छोटा एंगल तो इधर है। और ये याद रखना, बार बार एक सेंटेंस बोलते रहना, हम इंसान हैं। क्या बोल रहे हैं? हम इंसान हैं, आखिरकार हम इंसान हैं। तो भाई साहब जब हम इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे तो इधर अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थीटा ही नहीं है, थीटा तो ये है, तो थीटा के थ्रू घुमाना है। और क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए हमारी मुट्ठी ऐसे बंद नहीं होती। ओहो, इसका मतलब जो आंसर अंगूठा बाहर आया है वो तो गलत है। अरे नहीं आया समझ में? इसका मतलब अंदर की तरफ आंसर है पी क्रॉस ई का। और जो सेंस ऑफ रोटेशन है, जब अंदर की तरफ अंगूठा करोगे तो सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे हुई। अरे उंगलियां ऐसे तो बंद हो रही है, ऐसे होने का मतलब क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसमें जो सेंस ऑफ रोटेशन थी, टॉर्क के कारण जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन थी। और इस एक्सपेरिमेंट ये जो हमने करके मैथमेटिकल लिखा पी क्रॉस ई, उसमें भी क्लॉकवाइज आई है, बात मैच हो गई। जरा इसको देखते हैं। हमने करा ई क्रॉस पी। ई क्रॉस पी का ये मतलब है कि फिंगर को ई पे रखेंगे। ई कहाँ है? ये रहा ई, और पी इधर था, तो हमने फिंगर को ई पे रखना है और घुमाना किधर है? पी। तो क्या घूम जाएगी क्या? हाँ। अरे यार ई से पी थीटा एंगल जाते हुए घूम तो रही है, थीटा एंगल है, जैसे घूम गई। अरे तो टॉर्क वेक्टर कहाँ है? बाहर। लेकिन ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो हमारे मुट्ठी बंद करने की सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन रियल में ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो जो हम निकाल रहे हो तो गलत है। ओहो, पक्की बात है। इसका मतलब यहां पर जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो इसके साथ मैच नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ मैच हो रही है, इसलिए हमने इसको पी क्रॉस ई लिखा है। क्लियर हुआ? हेलो हेलो, दो तीन छोटी छोटी नन्नी मुन्नी चुन्नी मुन्नी बातें देखो ध्यान से। भाई साहब एक छोटी सी बात देखना, यहां पर यदि मैं लिखना चाहूं टॉर्क वेक्टर को माइनस ई क्रॉस पी तो चलेगा? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं,
तो ई क्रॉस पी का आंसर बाहर आया था, उसके आगे माइनस लगा दोगे तो अंदर आ जाएगा, तो ये वाला आंसर इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये वाली बात सही है, ये वाली बात भी सही है, लेकिन ये गलत है, तो नॉट इक्वल टू लिखा है मैंने। क्या यहां तक समझ में आया? पक्की बात है। अब मेरा आपसे सवाल है, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर विल बी, बोलो बोलो जल्दी से, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस ई। अरे यार अभी तो बोला, वही तो बोलना था। बस यहां पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा था कि जो डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर है वो क्योंकि पी क्रॉस ई की डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है टाउ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। जो टाउ वेक्टर है, जो टॉर्क वेक्टर वो पी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज टाउ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। तो ये जो दो पेयर हैं, ध्यान रखना, टाउ वेक्टर और पी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऐसे टाउ वेक्टर और ई वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। मतलब जो टॉर्क वेक्टर आया है वो आउटसाइड आया अपने इस केस में, सेंस ऑफ रोटेशन क्या थी, सॉरी इनसाइड है, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज थी ना। अरे यार ये चित्र बन रहा है यार क्लॉकवाइज का। जब ऐसे क्लॉकवाइज घुमाए ना आप, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाना, अंगूठा अंदर आ रहा है तो टॉर्क अंदर की तरफ। नहीं आया समझ में? तो जो यहाँ पर टॉर्क वेक्टर है इसकी डायरेक्शन यदि मैं लिख दूं यहाँ पे, ताकि तुम आगे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो ये आए, डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर इज इनटू द प्लेन, इस प्लेन के अंदर है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तुम्हें ये बात समझ में आई कि दो वेक्टर पैरेलल आपस में, कौन कौन से परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है, कौन कौन से हैं? पी वेक्टर और ई वेक्टर है, पी वेक्टर और ई वेक्टर। अनुज कुछ भी बोल रहे हैं, ये ज्यादातर लोग तो पता है क्या करते, जब मैं पूछता हूं कि हाँ भाई बोलो, तो बोलते वो बस वो मुंह चलाते हैं, कुछ भी बोलेंगे, जब उनको सुनाई दे जाएगा पी तो पी की तरफ घुमा देंगे, हाँ पी पहले मान लो टाउ बोलना था, फिर अचानक से सुन गया पी, तो टाउ पूरा नहीं हो उससे पहले पी बोलने लग जाते हो, गड़बड़ है। यहां से दिख जाता है सब कि कौन सच में बोल रहा है और कौन एक्टिंग कर रहा है ना? तो भाई साहब जल्दी बताओ, टाउ वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी आई? इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस ई। इस एग्जांपल के अंदर जो आई है वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आई है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगी। और बेटे सेंस ऑफ रोटेशन है वो कौन सी आई है? क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन आई है। और बेटे यहाँ पर टाउ वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और बेटे यहाँ पर टाउ वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? जवानों यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो कल हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ। आज इसको आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या लिखेंगे आप लोग? हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय expression for torque experienced by an electric dipole placed in uniform electric field, placed in uniform electric field। प्यारे जवानों अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इसकी तमाम बातें कल हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना? अच्छे से हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़ो। गुड बाय एंड टेक केयर, है ना? अच्छा एक बात और छोटी सी, अपना ऑनलाइन बैच भी शुरू कर दिया मैंने 11th 12th के लिए, कोई आप पूछना चाहे करना चाहे तो आप बता सकते हैं, ठीक है? मैग्नीफाई करूं क्या? चलिए थोड़ा जल्दी लिखिए, जितना हो सके जल्दी लिख के निकलिए फिर, है ना?